चलो बच्चों, तो लास्ट डे हम लोगों ने सॉल्यूशंस चैप्टर्स का 50% से ऊपर क्वेश्चंस कर लिया था, है ना। और हम लोगों ने और भी देखा था कि इस टॉपिक के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर्स के अंदर अपने को जो ऑस्मोटिक प्रेशर्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो मिला था, उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अपने को 4 टाइप्स का कोलिगेटिव मिला था प्रॉपर्टीज़। एक था अपना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा वाला अपने पास था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड अपने पास मिला था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड द लास्ट टॉपिक जो था ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी इस टॉपिक के अंदर जो अपने पास 2-3 पॉइंट बाकी है, जो 2-3 पॉइंट टॉपिक बाकी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो देखो यार, जैसे कि तुम लोग को क्लास 11 में मिला था आइडियल इक्वेशन, सिमिलर काइंड ऑफ ये भी है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस का मतलब ऐसा कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस वाला ऐसा कुछ रहता नहीं है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो आइडियल सॉल्यूशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना इसलिए होता है क्योंकि इसको रेफरेंस मान के हम लोग इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, इसको रेफरेंस मान के हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस बिल्कुल रहता नहीं है, समझ में आ रहा है चीज़। प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस आइडियल सॉल्यूशंस का कुछ भी नहीं है। इसको क्यों पढ़ना है? बिकॉज इसको रेफरेंस मान के हम लोग और भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, इसको रेफरेंस मान के हम लोग और भी सॉल्यूशंस को एनालिसिस कर सकते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो इसका कुछ पॉइंट्स है जो फटाफट हम लोग लिखते याद कर लेते हैं इसको। तो फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट होता है, जितना भी आइडियल सॉल्यूशन तुमको मिलेगा, जितना भी आइडियल सॉल्यूशंस मैं बोलूँगा कि ये आइडियल सॉल्यूशन है, इसके बाद ही तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि जो भी आइडियल सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा, राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, है ना। एक लॉ बोला था, याद करो, राउल्स लॉ, दैट इज वैलिड फॉर ओनली लिक्विड्स, है ना। वो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, जितना भी आइडियल सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा, राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। तो इसको लिख दो फटाफट, इट ऑलवेज इट फॉलो राउल्स लॉ। ये क्या करता है, राउल्स लॉ को फॉलो करता है। राउल्स लॉ किसके लिए होता है? राउल्स लॉ याद करो, राउल्स लॉ में अपने को सीखा था कि पार्शियल प्रेशर रिलेटेड कुछ होता था, है ना। और राउल्स लॉ क्या कहता था, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब टोटल प्रेशर के साथ मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या देता था, मुझे देता था पार्शियल प्रेशर। जैसे कि ए पार्टिकल होगा, उस ए पार्टिकल का अगर मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना होता है तो ए पार्टिकल का टोटल प्रेशर के साथ उसका मोल फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्टिकल मिलेगा। वही मुझे क्या बताता था, राउल्स लॉ। तो जितना भी आइडियल सॉल्यूशंस होगा उन सब को क्या फॉलो करना पड़ेगा, राउल्स लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई भी सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, उसका मतलब कि वो आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है चीज़। वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा तो मतलब वो दूसरा कुछ हो सकता है, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर वो कंसीडर नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है। ये तो अपना दिमाग में आ गया। फटाफट क्या करेंगे, जब भी आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि इट फॉलोज राउल्स लॉ। ये क्या करता है, राउल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट्स बहुत इजी कंसेप्ट है। फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे अभी लिखेंगे, जो जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन का पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, उनका पॉइंट्स भी बोल दो, पोस्टुलेट्स भी बोलो। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे एक लिख देते हैं, जैसे डेल वी मिक्सिंग, है ना, डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। डेल वी मिक्सिंग, डेल वी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, समझ में आ रहा है। क्लास 11 में थर्मोडायनामिक में तुमको ये चीज़ मिला था। डेल वी का मतलब क्या होता है, चेंज इन मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम, समझ में आ रहा है। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस इसका बता दूँ। जैसे कि मान लो एक बॉटल है, उस बॉटल में 1 लीटर कंटेनिंग पानी है, मतलब 1 लीटर का बॉटल है, उसमें मैंने क्या किया, पानी डाला। ठीक है, तो 1 लीटर का बॉटल में पानी डाला तो बॉटल का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, तो पानी का भी वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर। ठीक है, अगर मैं उसको बकेट में डाल दूँ, अगर मैं इसको खोल के बकेट में डालूँ तो बकेट में भी कितना जाएगा, 1 लीटर ही जाएगा ना यार। सो मतलब जो पहले इनिशियल स्टेज में जो सॉल्यूशन मिला था, जो वाटर मिला था, आफ्टर सर्टेन प्रोसेस उसका क्या हो गया, सेम नहीं मिला वॉल्यूम। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम, जो पहले और इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम क्या था, सेम था। तो इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम अगर सेम होगा तो उसका चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, वैल्यू 0 होगा, समझ में आ रहा है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या बताता है कि चेंज इन वॉल्यूम हमेशा क्या होना चाहिए, 0। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर सोचे तो बॉटल के अंदर जो तुमने 1 लीटर पानी डाला, अगर तुम उसको बकेट के अंदर डालोगे तो बॉटल के अंदर जो 1 लीटर है वो बकेट के अंदर 1 लीटर नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बॉटल के अंदर रह जाएगा, समझ में आ रहा चीज़। मतलब अगर 1 लीटर का बोतल में 1 लीटर पानी होता है, अगर तुम उसको बकेट में डालोगे तो वो 1 लीटर तो 100% 1 लीटर नहीं जाएगा, कुछ परसेंटेज तो रह जाएगा। मतलब 0.999 चला जाएगा पानी बकेट में,
है ना, 0.11%, 0.1% वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, बॉटल में रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि वो वाटर ड्रॉपलेट्स रहेगा तो वो जाएगा नहीं। सो देयरफॉर प्रैक्टिकल दुनिया में ये आइडियल सॉल्यूशंस का कोई इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसको रेफरेंस मान के करना पड़ेगा। लेकिन अपने को समझना पड़ेगा कि जो बॉटल के अंदर 1 लीटर रखा, बकेट में भी कितना हुआ, 1 लीटर हुआ। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा मान के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। चेंज इन वॉल्यूम समझ में आ गया। इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, सेम। अगर इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम होता है तो उसका चेंज इन वॉल्यूम वैल्यू कितना होगा, 0। डेल वी लिखा, स्मॉल क्वांटिटी, इसलिए डेल वी लिखा, क्लियर। अच्छा, तो सेकंड पॉइंट अपने को याद रखना पड़ेगा, डेल एच मिक्सिंग, है ना। डेल एच मिक्सिंग का मतलब, डेल एच का मतलब एच फॉर हीट, है ना। ये हीट के बारे में बोलता है। हीट के बारे में मतलब एक सॉल्यूशन को अगर तुम इनिशियल स्टेज में जो हीटिंग करोगे, आफ्टर 10 मिनट्स 5 मिनट्स उसका हीटिंग क्या बोल रहा है, ये वाला पॉइंट बोल रहा है कि आफ्टर 5-10 मिनट्स उसका हीटिंग क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो दोनों का हीटिंग अगर इनिशियल हीटिंग और फाइनल हीटिंग सेम होता है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, इनिशियल हीटिंग फाइनल हीटिंग अगर सेम होगा तो डेल एच वैल्यू इज इक्वल टू कितना होता है, 0। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं हो सकता ना यार, क्योंकि अगर इनिशियल में अगर तुम एक सॉल्यूशन को बॉयल करना स्टार्ट करोगे, आफ्टर सम टाइम उसका हीटिंग सेम ही रहेगा, क्या डिफरेंट रहेगा, सेम डिफरेंट हो जाएगा ना यार। इनिशियल में अगर 1 डिग्री 2 डिग्री होता है, फाइनल में वो 10-20 डिग्री में पहुंचेगा। सो देयरफॉर ये वाला पॉइंट भी प्रैक्टिकल दुनिया के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन इसको रेफरेंस मान के अपने को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखना है, मैंने बोला था इट फॉलोज राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या बताता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज एक्जैक्टली इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्टिकल एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्टिकल। समझ में आ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज एक्जैक्टली इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ एडिशन वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्टिकल प्लस द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्टिकल। समझ में आ रहा है, जैसे कि एक सॉल्यूशन है ना, उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ए पार्टिकल, उस सॉल्यूशन के अंदर बी पार्टिकल होगा। एक सॉल्यूशन, कोई भी लिक्विड क्वांटिटीज़ को मैं सॉल्यूशन कब बोल सकता हूँ, सॉल्यूशन में तब बोल सकता हूँ जब वहाँ पे मिनिमम 2 कंपोनेंट्स का मिक्सिंग होगा। जैसे ए एंड बी कंपोनेंट, ए अलग टाइप का है, बी अलग टाइप का है। ए मान लेते हैं वाटर है और बी मान लेते हैं मैं शुगर है ना, ये शुगर आ गया, ये आ गया। तो ए जो से वो वाटर वाला चीज़ है, वाटर वाला कंपोनेंट है, और बी कौन सा है, शुगर का। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे क्या देता है, सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो मैंने लिखा पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, जब ये जो सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन बनने से पहले वाटर को अगर मैं एक कंटेनर के ऊपर रखूँ, उस कंटेनर में बस वाटर बॉन्डेड टू अनदर वाटर ऐसे होगा ना यार, मतलब बस ए पार्टिकल होगा। तो इसको मैं सॉल्यूशन नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये क्या है, प्योर सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, प्योर सॉल्यूशन का मतलब इसमें कुछ दूसरा कंपोनेंट नहीं है, बस एक ही कंपोनेंट का है। अच्छा, तो बी वाला अगर मैं एक दूसरा कंटेनर में रखूँ तो यहाँ पे बी हो जाएगा, बस बी बॉन्डेड टू अनदर बी ऐसे होगा, है ना। तो इसको मैं प्योर सॉल्यूशन बोल सकता हूँ। प्योर सॉल्यूशन ऑफ ए पार्टिकल, प्योर सॉल्यूशन ऑफ बी पार्टिकल, दोनों को ऐड करके अगर मैं थर्ड इसमें डालूँ तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होगा, जिसको क्या लिखते हैं हम लोग, पी ए, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, पी बी, है ना। और ये जो सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, पी एस। समझ में आ रहा है। तो राउल्स लॉ क्या बताता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्टिकल प्लस द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्टिकल गिव्स मी द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी का एडिंग वैल्यू मुझे क्या देता है, सॉल्यूशन का देता है। तो इसको मैं जब यहाँ पे डालूंगा और इसको मैं जब यहाँ पे डालूंगा, तब यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड कैसे होगा, ए बॉन्डेड टू बी होगा, मतलब इसका पार्टिकल के साथ इसका होगा, तभी जाके वो सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ए बॉन्डेड टू बी होगा, समझ में आ रहा है। तो ए बॉन्डेड टू बी वाला जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर वैल्यू है वो इक्वल होगा, किसके साथ होगा, इक्वल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्टिकल प्लस द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्टिकल। समझ में आ रहा है, क्लियर। अच्छा, फोर्थ पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू, जेई पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो फोर्थ पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट ये बताता है कि ए एंड बी का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, ए एंड बी का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा, किसके साथ इक्वल होगा, ए बॉन्ड पैटर्न एंड बी बॉन्ड पैटर्न के साथ। मतलब ए बी का जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होगा वो इक्वल होगा किसके साथ, ए और बी। समझ में आ रहा है, मतलब ए बी इंटरेक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ए एंड बी इंटरेक्शन। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाटर जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरा वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्ड करेगा उसका जो स्ट्रेंथ होगा, एक शुगर पार्टिकल का दूसरा शुगर पार्टिकल के साथ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो 100% अनइक्वल होगा। समझ में आ रहा है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस रेफरेंस वैल्यू हमको एज्यूम करना है कि इनका जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ और इनका जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ वो इसके बॉन्डिंग स्ट्रेंथ के साथ इक्वल आएगा। क्लियर। अच्छा, तो ए बी बॉन्ड स्ट्रेंथ, ए बी का बॉन्ड स्ट्रेंथ इज एक्जैक्टली इक्वल टू द ए एंड बी बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब ए बी इंटरेक्शन इज एक्जैक्टली इक्वल टू द ए और बी। समझ में आ गया। ये चारों पॉइंट किसका हो गया, आइडियल का। आइडियल में एक चीज ध्यान में रखना है कि डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0, है ना। पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी एंड ए बी इंटरेक्शन इज एक्जैक्टली इक्वल टू द ए और बी इंटरेक्शन। समझ में आ गया। ये चारों पॉइंट अपने को कहाँ पे देखना है, आइडियल का।
कहाँ पे देखना है, आइडियल सॉल्यूशंस में। इतना अपने को समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा वाला चीज़। जैसे कि यहाँ पे ये आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है, इट फॉलोज राउल्स लॉ। तो बहुत सारा ऐसा भी सॉल्यूशन होगा ना जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। समझ में आ रहा चीज़। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब वो वाला सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। समझ में आ रहा है। ऐसा भी होगा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उनको हम लोग कहलाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहलाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल का मतलब जो इक्वल है। समझ में आ रहा है। मतलब जो ये चारों पॉइंट जो भी सॉल्यूशन वैलिड कराएगा उनको मैं कहलाऊंगा आइडियल सॉल्यूशन। जो ये वैलिड नहीं कर पाएगा तो उनको कहलाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल पढ़ लिया, आप नॉन आइडियल पढ़ लेते हैं, ठीक है। नहीं तो नॉन आइडियल वाला बंदा बुरा मान जाएगा। तो पहले नॉन आइडियल देख लेते हैं। अभी नॉन आइडियल भी बहुत सिंपल कंसेप्ट है, दिमाग लगाने वाला कुछ है नहीं, प्योरिटी है। थोड़ा मैथमेटिक्स के साथ अगर इसको ऐड करूँ तो मतलब जैसे कि अपना नंबर लाइन होता है, तो नंबर लाइन में क्या होता है, 0 एक पोजीशन होता है जिसको हम लोग क्या मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं ना। राइट साइड में मूवमेंट करेंगे तो उसको कहलाएंगे पॉजिटिव, लेफ्ट में मूवमेंट करेंगे तो उसको कहलाएंगे नेगेटिव। तो जो यहाँ पे मैं 0 रेफरेंस मान के नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे भी है। जैसे कि अगर इसको रेफरेंस मानूंगा 0, तो आइडियल वाला जितना भी अपने को केसेस मिला था याद करो, उसमें भी अपने को क्या मिल रहा था, डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, ऐसा मिला था। तो यहाँ पे जैसे नंबर लाइन पे 0 को मैं रेफरेंस मानता हूँ, तो ये सॉल्यूशंस के अंदर मैं आइडियल सॉल्यूशन को क्या मानूंगा, रेफरेंस। समझ में आ रहा है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए 0 अपना रेफरेंस वैल्यू है। तो राइट में जाएंगे तब पॉजिटिव आ रहा है, लेफ्ट में जाएंगे तब नेगेटिव आ रहा है। तो राइट वाला भी क्या मतलब आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो नहीं करता है ना, और लेफ्ट वाला भी आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो नहीं करता। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ 2 टाइप्स। नॉन आइडियल क्या कैसा होता है, 2 तरीके का नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना, मतलब राइट साइड वाला है ना। दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। फर्स्ट वाला क्या था अपना पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा वाला क्या था नेगेटिव डेविएशन। तो सिंपल कंसेप्ट है, जैसे कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो लिख दो फटाफट, इट डज नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलोस राउल्स लॉ। ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट अपने को लिखना था, तो याद करो, डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 हम लोगों ने कब बोला था, जब वो आइडियल सॉल्यूशन था। जब वो आइडियल सॉल्यूशन था तब मैंने इसको बोला था कि डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। लेकिन मेरा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब वो 0 से बड़ा या छोटा, बोल बताओ फटाफट। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब 0 से बड़ा या छोटा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है ना। तो 0 से अगर बड़ा होगा तो यहाँ पे अपने को एक और सिंपल मैथमेटिक्स में पढ़ा था, ग्रेटर देन। समझ में आ रहा है। तो डेल वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जा रहा है। दूसरा पॉइंट देखो फटाफट, डेल एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, मतलब जितना भी तुमने आइडियल सॉल्यूशन में इक्वल वाला सिंबल डाला उसको हटाओ और ग्रेटर देन वाला सिंबल डालो, तो वो बन जाएगा अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन। थर्ड पॉइंट जैसे कि पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ऐसा मिला था अपने को आइडियल वाला केस में। नॉन आइडियल वाला केस में और अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन वाला सिंबल डालना है। तो डालो ग्रेटर देन सिंबल। समझ में आ गया। डेल वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव में, डेल एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव में, डेल पी एस ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, ये भी किस में चला जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन में। तो ऑब्वियस बात है, इनको देख के नेगेटिव वाला भी अपने दिमाग में आ चुका होगा। तो नेगेटिव वाला डेविएशन में अपने को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग ने ग्रेटर देन 0 वाला वैल्यू डाला था, यहाँ पे अपने को क्या डालना है, लेस देन 0। सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल वी मिक्सिंग का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 0 होगा, डेल एच मिक्सिंग लेस देन 0 आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, पी एस लेस देन पी ए प्लस पी बी। क्लियर। आइडियल वाला केस में ये ग्रेटर देन लेस देन वाला सिंबल को हटाना था, इक्वल वाला सिंबल डालना था, क्योंकि वो रेफरेंस वैल्यू था, हमेशा 0 के साथ अटैच्ड होता है। अगर नॉन आइडियल में पहुंचते हैं तो 2 केस हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाला केस में ग्रेटर देन सिंबल, नेगेटिव वाला केस में लेस देन सिंबल, खत्म। तो आइडियल वाला खत्म हो गया अपना, नॉन आइडियल वाला खत्म हो गया। अब सुनो, कभी भी अगर तुमको कोई पूछे कि आइडियल का एग्जाम्पल बताओ, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन, अगर ऐसा क्वेश्चन में कभी आता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन, या फिर नेट में भी कभी कभी आता है, नेट में भी कभी कभी आता है, या फिर जेई में भी कभी कभी आता है कि अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज द आइडियल एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। तो तुमको सोचना है कि आइडियल सोल्यूशंस का अगर मुझे एग्जाम्पल पता करना है तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ देखना पड़ेगा, जैसे कि सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर एक साथ ऐड करेंगे तो उस सॉल्यूशंस में अपने को चेंजेस बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे कि सिमिलर काइंड का मतलब
जैसे क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का क्या होता है, ये हो गया मेरा बेंजीन रिंग, इसमें मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया एंड मैंने इसके साथ क्या कर दिया, ब्रोमोबेंजीन ऐड कर दिया। तो ब्रोमोबेंजीन का मतलब यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर देना। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एक एग्जाम्पल है किसका, आइडल का। कैसे इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडल का, ऐसे इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि ये बेंजीन रिंग मिला, ये अपने को दूसरा बेंजीन रिंग मिला, यहाँ पे मैंने Cl डाला, ये क्या होता है, हेलोजेंस, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने क्या डाला, Br, तो ये क्लोरीन हो गया, ये Br हो गया, है ना। ये क्लोरीन, ये Br, तो मतलब ये भी हेलोजन है, तो दोनों हेलोजन है, दोनों बेंजीन रिंग है, तो देन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि C2H5OH, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथानॉल, है ना। C2H5OH इज एन इथानॉल एंड अगर मैं इसके साथ CH3OH ऐड करूँ तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। क्यों, बिकॉज सेम फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और ये हाइड्रोकार्बन से, समझ में आ रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप्स एंड हाइड्रोकार्बन एक साथ, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल तुम खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स वाला होगा या फिर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाला मोलिकुल्स एलिमेंट्स एटम्स अगर होगा तो उनको मैं आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर डाल सकता हूँ। अदर देन दिस अपने को अगर कुछ भी मिलता है तो वो चला जाएगा नॉन आइडियल में। समझ में आ रहा चीज़, अदर देन दिस सिमिलर वाला प्रॉपर्टी और सिमिलर वाला क्वालिटी मैच करने के अलावा अगर कुछ मिलता है तो वो सारा किस में चला जाएगा, नॉन आइडियल में। समझ में आ गया, ठीक है ना, क्लियर। जैसे HCl एंड HBr का कम्बिनेशन, तो दोनों क्या है, एसिड है और दोनों कैसे है, हेलो एसिड से। समझ में आ रहा है, इसको हाइड्रेट एसिड भी बोलते हैं हम लोग, तो वो भी एग्जाम्पल ऑफ किसका चला गया, आइडियल सॉल्यूशन का। इनडायरेक्टली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो एसिड एसिड सॉल्यूशंस होगा उनको आइडियल में डालना है, जो बेसिक सॉल्यूशन होगा वो भी आइडियल में डालना है। मतलब सेम नेचर सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट्स मोलिकुल फंक्शनल ग्रुप्स अगर मिलता है उन सब को मैं क्या बोल सकता हूँ, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल, क्लियर, अच्छा ठीक है। तो इसके बाद अभी लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बाद अपना ये चैप्टर खत्म होने वाला है। हेडिंग डालो फटाफट, वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। ये वेंट हॉफ क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये फैक्टर को निकाला था और इस वजह से उसने अपने नाम के हिसाब से इस फैक्टर का नाम दे दिया। जैसे कि वेंट हॉफ फैक्टर कैसे लिखते हैं हम लोग, आई से। समझ में आ रहा है चीज़, अच्छा। तो वेंट ऑफ फैक्टर मार्केट में क्यों आया, है ना, वो उसको अपने मार्केट में क्यों निकाल के लेके आया, इतना सारा था चीज़ फिर भी वेंट ऑफ फैक्टर निकल के आया, ऐसा क्यों हुआ। वेंट ऑफ फैक्टर अपने को कब जरूरत पड़ता है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में अपने को वेंट ऑफ फैक्टर का कोई ज़रूरत नहीं होता। कहाँ पे ज़रूरत होता है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। क्यों ज़रूरत होता है, क्योंकि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में अपना डिसोसिएशन और एसोसिएशन वाला कंसेप्ट आता है ना। डिसोसिएशन और एसोसिएशन वाला कंसेप्ट में अपने को ये फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन करने से ही मुझे इक्विवेलेंट वैल्यू मिलता है। समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आएगा अभी, इसमें जो फैक्टर वैल्यू होगा उसी वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करने से मुझे इक्विवेलेंट वैल्यू मिलेगा। सो तो देयरफॉर मुझे ये जो वेंट ऑफ फैक्टर वाला कंसेप्ट है ये मुझे कहाँ यूज़ करना पड़ेगा, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन को देख के कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन एबनॉर्मल कोलिगेटिव वाला क्वेश्चन है और कौन सा नॉर्मल कोलिगेटिव वाला क्वेश्चन है, तुमको कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर कभी क्वेश्चन में डिसोसिएशन वर्ड या फिर एसोसिएशन वर्ड ऐड होगा तभी तुमको दिमाग में रख देना है कि डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन अगर वर्ड क्वेश्चन में मिला तो वो मतलब एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन है। और अगर एबनॉर्मल कोलिगेटिव वाला क्वेश्चन होता है उसमें मुझे क्या जरूरत पड़ेगा, वेंट ऑफ फैक्टर्स। तो मतलब वेंट ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन अपने को सीखना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया कि वेंट ऑफ फैक्टर दो तरीके का वेंट ऑफ फैक्टर अपने को समझना है। एक होता है एसोसिएशन का, है ना, एसोसिएशन, और दूसरा वाला होता है अपना डिसोसिएशन। तो जो आपने लिखा ना एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब एड अप होना और डिसोसिएशन का मतलब ब्रेक डाउन होना। इसको हम लोग ब्रेकअप भी बोल सकते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रेकअप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो NaCl है, NaCl का ब्रेकडाउन कैसे होगा, Na+ और Cl- पे। तो एक से बहुत सारा पार्टिकल में चेंज हुआ ना, एक पार्टिकल से बहुत सारा पार्टिकल में निकल के गया, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब टूटना, एसोसिएशन का मतलब जुड़ना। जैसे कि मैं लिखता हूँ अगर Na+ Cl-, है ना, रिवर्सिबल चेंजेस टू NaCl, तो इसको क्या बोला मैंने, बहुत सारा पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल में जनरेट हो रहा है, तो जिसको बोलेंगे एसोसिएशन। और एक पार्टिकल से बहुत सारा पार्टिकल में टूट के जाएगा तो उसको बोलेंगे डिसोसिएशन। सिंपल। इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है I = 1 + 1/n - 1 अल्फा, क्लियर। और इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है I = 1 + n - 1 अल्फा। समझ में आया। देखो डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला का रेसिप्रोकल वैल्यू है अपना यहाँ पे। डिसोसिएशन वाला में क्या मिला था, n। एसोसिएशन में अपने को क्या मिला, 1/n। अल्फा का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
है ना। तो सिमिलर केस अगर मैं एसोसिएशन के लिए बोलूँ तो उसको क्या कहलाएंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। डिसोसिएशन वाला केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल, कितना पार्टिकल में वो डिसोसिएट हो रहा है ना, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द राइट हैंड साइड, जो डिसोसिएट होने के बाद कितना पार्टिकल हो रहा है उसको बोलेंगे एन फॉर डिसोसिएशन। एसोसिएशन के लिए उसी एन को मैं क्या बोलूँगा कि कितना पार्टिकल ऐड होके एक पार्टिकल में चेंज हो रहा है। मतलब ये समझ में आया कि एसोसिएशन वाला केस में हमेशा राइट साइड में एक ही होगा और डिसोसिएशन वाला केस में हमेशा लेफ्ट साइड में एक ही होगा। तो यहाँ पे एक दोनों जगह पे एक ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जो एन है कितना पार्टिकल ऐड होके एक पार्टिकल बन रहा है। तो कितना पार्टिकल ऐड हो रहा है उसको बोलेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है। डिसोसिएशन वाला केस में एक पार्टिकल से बहुत सारा पार्टिकल में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितना पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है ना। समझ में आ रहा है, बुच्चन ना बुच्चना, क्लियर है ना। अच्छा, इतना अपने को समझ में आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे कि एग्जांपल अगर बताओ, फटाफट बताओ, वीडियो पोस्ट करो, ये बताओ कि MgCl2 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो सकता है। अगर कभी पूछे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ MgCl2, तुमको आंसर क्या देना है कि फटाफट MgCl2 का डिसोसिएशन करना है। MgCl2 का डिसोसिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, Mg2+ और 2Cl-। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना मिला, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 2 मिला, क्लोरीन 2 है, 2 मिला, तो टोटल कितना मिल गया 3। समझ में है। अगर तुमको मिलता है कि AlCl3 का बोलता है कि उसका नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, तो कैसे डिसोसिएशन करो, Al3+ और 3Cl-। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना मिला, 1+3 करेंगे तो कितना मिला 4। समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे काउंट करना है पता चल गया। एसोसिएशन वाला केस में कितना पार्टिकल मिलके हो रहा है। एसोसिएशन वाला कंसेप्ट तुमको अच्छे से समझ में आएगा कहाँ पे, जहाँ पे तुम लोग पॉलीमर वाला चैप्टर पढ़ोगे। पॉलीमर में अपने को मिलता है बहुत सारा डाइमर मिलता है, ट्राइमर मिलता है, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। सो I = 1+n-1 अल्फा और I = 1+n-1 अल्फा। समझ में आ गया चीज़, दोनों फॉर्मूला अपने को क्लियर है। अच्छा, कभी अगर ऐसा होता है, मान लो इफ़ अल्फा इज़ 100%, अल्फा इज़ 100%, अगर ऐसा मिलता है अल्फा 100% है ना, इफ़ अल्फा इक्वल टू 100%, तो अगर कभी अल्फा 100% अपने को मिलता है, अल्फा अगर 100% अगर मिलता है, उसका मतलब कि एक सॉल्यूशन के अंदर मैंने मान लो NaCl मोलिक्यूल डाला, तो मान लो 100 NaCl मोलिक्यूल मैंने डाला, और अगर अल्फा का वैल्यू 100% होता है, उसका मतलब 100 NaCl मोलिक्यूल कन्वर्ट हो गया है किस में, Na+ और Cl- में। 100% का मतलब 100 मोलिक्यूल ऑफ NaCl कन्वर्ट हुआ किस में, Na+ और Cl- में। मतलब NaCl बोल के कुछ रहा नहीं, क्या हो गया, सारा सोडियम एंड क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, उसको बोलेंगे डिसोसिएशन। तो अल्फा का वैल्यू 100% का मतलब जितना भी NaCl तुमने सॉल्यूशन में डाला था वो सारा क्या होगा, डिसोसिएट होकर टूट के कन्वर्ट हो गया किसमें, Na+ और Cl- में। अगर कभी ऐसा होता है तो देखो क्या सिचुएशन होगा, I = 1+n-1 अल्फा। अल्फा परसेंटेज नंबर में डिवाइड करो 100/100 छम, ठीक है। तो क्या मिला, I = 1+n-1 -1 + 1 छम, तो I = n मिल गया। इसका मतलब कितना होगा, I का वैल्यू कितना होगा, जितना डिसोसिएशन करने के बाद तुमको नंबर ऑफ पार्टिकल मिला उसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। अगर कभी 100% डिसोसिएशन अगर होता है तो, अगर 100% डिसोसिएशन होगा I का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का मतलब कितना पार्टिकल में डिसोसिएट हुआ। अच्छा, यहाँ पे कभी अगर ऐसा होता है तो I = क्या बन जाएगा, 1/n, है ना, क्योंकि 100% डिसोसिएट होगा, 100 इसमें डालेंगे, 100/100 होगा छम, तो रिजल्टेंट क्या बच जाएगा, 1 छम, तो I = 1/n। समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमम डिसोसिएशन का मतलब 100% होगा। अगर 100% होता है तो I का वैल्यू हमेशा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे दिमाग में रखने वाला एक चीज़ है कि डिसोसिएशन के केस में हमेशा I का वैल्यू कितना होता है, 1 से ज़्यादा। डिसोसिएशन वाला केस में हमेशा I का वैल्यू कितना होगा, 1 से ज़्यादा होगा, है ना। डिसोसिएशन केस में I का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, एसोसिएशन वाला केस में I का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। और अगर कभी I = 1 होता है मतलब वो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात बोल रहा है, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है। I = 1 नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, I = > 1 डिसोसिएशन, I = <1 एसोसिएशन। समझ में आ रहा है, क्लियर। अच्छा, तो ये लिख दो फॉर्मूला, फिर ख़त्म है अपना। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में इसको अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, जैसे कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में अपने को मिला था ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला जो है अपना P0A - PA डिवाइडेड बाई P0A = I(x)(b)। जितना भी तुमको फॉर्मूला मिला उसमें क्या करो, I ऐड कर दो। जैसे सेकेंड वाला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था फॉर्मूला, KBM, है ना। फिर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, KFM, और लास्ट वाला पाई = क्या था, CRT, है ना। ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का फॉर्मूला है ना। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, राइट साइड में I ऐड कर दो। बेंटो फैक्टर कैलकुलेशन तुमको आता है, I ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
समझ में आया चीज़? ठीक है, अभी क्या करना है, होमवर्क ये है कि इस चैप्टर रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन तुमको एक्सरसाइज में मिलता है, जैसे 2.1 से स्टार्ट करके 2.40 तक जितना भी तुमको न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में होगा, इंटेक्स क्वेश्चन में होगा, एग्जाम्पल्स में होगा, उन सारा क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर कभी कोई क्वेश्चन में तुम रुक जाते हो, डाउट हो जाता है या नहीं हो पा रहा है, तो तुम कमेंट में बताओ, कमेंट में क्वेश्चन एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन है वो बताओ, फिर मैं उसको डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें, बोर्ड्स का, एंट्रेंस का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे तो इस चैप्टर, ये चैप्टर कैसा है, न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ वीडियो इसमें न्यूमेरिकल अपने को लगाना पड़ेगा, बहुत न्यूमेरिकल करेंगे तभी अब होगा, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।